हेलो। वेलकम। आज देखेंगे फिर से पीवाईक्यूज यूपी स्पेशल पेपर 5 का। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाबा रामचंद्र एज ए पेजेंट लीडर, ये 2023 का क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। बाबा रामचंद्र काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जब पीजेंट मूवमेंट्स की बात होती है। तो ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियोस में मैं बाबा रामचंद्र के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बाबा रामचंद्र के ऊपर ऑलरेडी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी आ चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं, स्पेशली यूपी पीसीएस पेपर के हिसाब से। तो बाबा रामचंद्र का क्या क्या रोल रहा है? तो बाबा रामचंद्र अवध में काफी ज्यादा एक्टिव थे पीजेंट मूवमेंट्स को लेकर, ये सबको बेसिक पता होगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन है उसमें यही चीज लिखा हुआ है। फिर क्या क्या रोल इनका रहा है? तो अवध किसान मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था 1920s के आसपास। ठीक है। और जितने भी पीजेंट्स थे उनको अवेयरनेस उनके अंदर जगाया कि हाँ, कि तुम्हारे क्या राइट्स होने चाहिए, तुम्हारे साथ जो ऑपरेशन हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ। तो काफी अच्छा रोल प्ले किया था। और इन्हीं के जो फाउंडेशन को यूज करके महात्मा गांधी ने पेजेंट्स को और ज्यादा नेशनल मूवमेंट से इंटीग्रेट कर पाए। तो किसान सभा ये किए थे। फिर एंटी जमींदारी स्ट्रगल्स, वही क्योंकि जो पीजेंट्स थे वो कहाँ किसके लैंड पे काम करते थे? जमींदार के लैंड पे काम करते थे। तो जो जमींदार थे और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो दोनों मिलके पीजेंट्स को ऑप्रेस करते थे और मतलब मनमाना टैक्स वसूलते थे। और फिर उनके लैंड से उनको टेनेंट है तो उनको हटा, अगर उनकी बातें नहीं मान रहे या फिर वो अगर बेगार जो होता है बेगार, ठीक है, तो अगर वो प्रैक्टिस करवाते थे, अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनको उनको टेनेंट से हटा देते थे। तो इन सब चीजों के अगेंस्ट ये बाबा बाबा ने आवाज उठाया था। और फिर क्या क्या चीजों के अगेंस्ट उठाया था? रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, वही क्योंकि लैंड रेवेन्यू काफी ज्यादा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे। तो इसके लिए सिर्फ जमींदार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल थी। मतलब 90% रेवेन्यू ले लेते थे। फिर आता है फेयर रेंट कलेक्शन, एबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर, वही फोर्स्ड लेबर या बेगार बोलते थे उसको। ठीक है। इसमें क्या है कि तुम मजदूरी करोगे तो तुमको पैसे भी नहीं मिलेंगे, जो कि अभी अभी इंडिपेंडेंट इंडिया में ये क्राइम है, बेगार। फिर अवेयरनेस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ पेजेंट्स, वही जो बताया कि उनके राइट्स के बारे में उनको बताया, इनकरेज किया कि अपने राइट्स के लिए आवाज उठाओ। फिर ये प्रोटेस्ट करो, mobilize the peasantry, then give them a sense of empowerment and solidarity। फिर एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए एक मतलब सपोर्ट बेस बनाया। फिर चंपारण मूवमेंट, वही जो बताया कि इनके इन्हीं के बेस फाउंडेशन के ही मतलब बेस को यूज करके महात्मा गांधी ने चंपारण मूवमेंट या आगे के जो मूवमेंट्स है उसमें पेजेंट्स को इन्वॉल्व कर पाए थे। तो भाई चंपारण सत्याग्रह 1917। फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा? ऑल इंडिया किसान सभा हुआ, अवध किसान सभा हुआ। ठीक है, अवध किसान सभा जो था डायरेक्टली इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन को आगे यूज करके जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है। फिर वही आगे जाके बाद में ये ऑल इंडिया किसान सभा के फॉर्म में यूज हो गया। और इसके मतलब बेसिस इतने ज्यादा बड़े थे कि मतलब हर जिले में इसके बेसिस बन गए थे। और मेन इनका जो एरिया था अवध था यूनाइटेड प्रोविंस का, क्योंकि तब उत्तर प्रदेश नहीं था, यूनाइटेड प्रोविंस था। वही ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बाबा रामचंद्र देख लेते हैं वही, कि बाबा रामचंद्र पे क्वेश्चन आने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। ठीक है। तो 1920s 1930s में काफी ज्यादा एक्टिव थे। वही वो लैंडलॉर्ड्स या जमींदार के अगेंस्ट ये काफी ज्यादा एक्टिव थे। फिर सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, वही सारे लैंडलॉर्ड्स मतलब खराब नहीं होते थे ऑब्वियसली। हाँ, अच्छे खासे अमाउंट था जो खराब थे, जो कि ये पीजर्स को ये एक्सप्लॉइट करते थे। हाँ, बट कुछ अच्छे लैंडलॉर्ड्स भी थे। तो वही तो जो जो खराब लैंडलॉर्ड्स थे तो उनको बायकॉट किया जाए कि उनको कोई सर्विस नहीं देगा। पेजेंट्स जैसे नाउ का है तो नाउ उनके यहाँ सर्विस नहीं देगा। अगर कोई ये ब्राह्मण है तो उनके यहाँ पूजा नहीं करवाएगा। तो ऐसे क्या होगा, ताकि ऐसे फिर वो क्या होगा कि उनके ऊपर प्रेशर आएगा कि नहीं नहीं, हमको अपना सुधार करना चाहिए। तो ये सारी प्रैक्टिस ये हो गया। फिर 19 जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने ज्वाइन कर लिया। फिर अवध किसान सभा बना इन अक्टूबर 1920। ठीक है। फिर और एज जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा तो ग्रेन स्टोर्स थे उनको कैप्चर कर लिया गया, मार्केट्स थे उनको लूट लिया गया, जो ट्रेडर्स और तालुकदार थे उनके घरों को लूट लिया गया, उनके प्रॉपर्टी को लूट लिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये मतलब ये वाला क्वेश्चन तो भाई मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमेशा मतलब रहता है कि ये आएगा ही आएगा, अगर इसमें एग्जाम में नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जाम में या फिर किसी और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। 1857, ठीक है। 1857 का रिवॉल्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मॉडर्न हिस्ट्री का देखा जाए कोई इवेंट तो इसमें पूछा है कि वॉरियर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से ये इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जो 1857 का रिवोल्ट था उसको बारे में क्या क्या कहा गया है, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था किसने, बीडी सावरकर ने। सिपॉय म्यूटिनी किसने कहा था, इंग्लिश हिस्टोरियंस ने। फिर अगर जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे उसको इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा था। तो इन लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव थे, ये क्यों कहे थे इसके बारे में हिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा जानना घुसना पड़ेगा उसके लिए। फिर आता है बेगम हजरत महल लखनऊ में। ये किसकी बीवी थी, नवाब वाजिद अली शाह ऑफ लखनऊ, उनकी वाइफ थी ये बेगम हजरत महल, जिन्होंने लखनऊ में ब्रिटिशर्स के साथ फाइट किया था और काफी दिन तक उनको बाहर निकाल दिया था लखनऊ से। बट बाद में फिर ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया और इनको नेपाल भागना पड़ा। फिर रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी ओरिजिनली, ओरिजिनली फ्रॉम वाराणसी यूपी, बट हाँ झांसी की रानी थी। उसके बाद ये इन्होंने क्या किया था, ग्वालियर का जो फोर्ट है उसको कैप्चर कर लिया था। और इनके साथ कौन थे, तात्या तोपे। और ये किससे लड़ी थी, जो ब्रिटिश ये कमांडर था इनके अगेंस्ट जो था वो ह्यू रोज। उसने कहा था कि पूरे लड़ाई में, पूरे जो रिवेलियन में कोई मर्द था तो वो ये थी लक्ष्मीबाई। तो मतलब ये सोचो, लड़ो ऐसा कि सामने वाला तुम्हारा एनिमी भी तुम्हारा फैन हो जाए। तो ह्यू रोज जो था, जो रानी लक्ष्मीबाई के अगेंस्ट लड़ा था, वो भी इनका फैन हो गया था। फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये फैजाबाद में थे, ठीक है। ये भी काफी अच्छा रोल प्ले किए थे ये रिवेलियन में। फिर आते हैं कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर के थे, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार के, ठीक है। इनका रोल था बक्सर और बलिया। अगर यूपी के हिसाब से देखा जाए तो बलिया में, और अगर पूरा देखा जाए तो बक्सर और बलिया के आसपास के एरिया में इन्होंने काफी काफी ज्यादा एक्टिव थे, वहां पे ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा मतलब हरा अच्छे तरीके से हराया था। और ये मतलब काफी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी इन्होंने, यहाँ तक कि मतलब इतनी ज्यादा लड़ाई लड़ते लड़ते ये काफी घायल भी हो गए थे फिर भी लड़ते रहे। तो मतलब इनकी वीरता की कहानियां बहुत ज्यादा फेमस हैं। वही वहां पे जगदीशपुर के ये राजा थे। वही तांत्या तांत्या तोपे ऊपर जैसे बात किया था, तो वही ये इधर रानी लक्ष्मीबाई के साथ खड़े थे। और ये मतलब बहुत बहादुरी से लड़े, और मतलब आखिरी में फिर इनको ये किसी ने गद्दारी किया और फिर इनको ये कैप्चर कर लिया गया और फिर उनको फांसी दे दी गई। नाना साहेब थे ये ये पेशवा के मुंह बोले बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे। ये काफी ज्यादा एक्टिव थे उस टाइम पे, और इनको मतलब पेशवा का टाइटल भी दे दिया गया था कानपुर में। फिर मंगल पांडे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि जो भी 1857 का रिबेलियन था वो स्टार्ट मंगल पांडे की गोली से ही हुआ था। इनका जो ये जन्म हुआ था बलिया यूपी में हुआ था, और जब बट ये गोली जो चलाए थे वो बाराकपुर में था नियर कलकत्ता। फिर वही और भी कुछ कुछ वॉरियर्स हैं, बख्त खान हो गया, झलकरी बाई हो गया। अगर वीमेन का देखें तो रानी लक्ष्मीबाई, कुमारी मैना, ये नाना साहब की अडॉप्टेड बेटी थी। झलकरी बाई, उदा देवी, बेगम हजरत महल, अजीजान बाई, ठीक है। तो इन लोगों का भी नाम याद रख लेना, क्योंकि ऐसे अगर वीमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो वीमेन जो रिवोल्यूशनरीज हैं उनका भी रोल आ जाता है काफी। ये तो हो गया यूपी का। फिर ऐसे ही नेशनल लेवल पे भी जो वीमेन ये थे रिवोल्यूशनरीज थे उनका भी रोल आ जाता है, जैसे प्रिया दत्त हो गया। और भी बहुत सारे बंगाल में उस टाइम पे काफी एक्टिव थी रिवोल्यूशनरी, तो उन लोग का भी नाम देख लेना, ठीक है। फिर आ जाता है ये प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। अभी क्योंकि जो गवर्नमेंट का फोकस है वो रिलीजियस टूरिज्म पे काफी ज्यादा है, तो उसमें बुद्धिस्ट सर्किट भी आ जाता है। तो उसके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि अगर तुम बुद्धिज्म का हिस्ट्री जानोगे तभी तो प्रमोट कर पाओगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये स्टैटिक भी है, और ये मतलब करंट से भी ज्यादा रिलेटेड रहेगा, तो इसको मॉडिफाई करके और फॉर्म में भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो बुद्धिज्म का देखा जाए और यूपी का क्या रिलेशन है, तो जो ये सिद्धार्थ थे गौतम बुद्ध,
उन्होंने पहला सरमन कहाँ पे दिया था? यूपी में, सारनाथ में। फिर उसके बाद ये उसको बोलते क्या, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है, सारनाथ को। फिर जब उसके बाद उन्होंने फिर उसके बाद डेथ कहाँ पे हुआ उनका? तो कुशीनगर में उनका डेथ हुआ, ठीक है। फिर काफी टाइम तक वो किस जगह पे रहते? श्रावस्ती में रहते हैं। फिर जो उनका बर्थ प्लेस है लुम्बिनी, वो भी मतलब यूपी के बॉर्डर के पास ही है, नेपाल में है, ठीक है। बट पहले ओबियसली इंडिया इंडिया के अंडर ही आता होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिया के जो महाजनपद थे उन्हीं का पार्ट था लुम्बिनी भी, ठीक है। बट अभी नेपाल में आता है और वो यूपी के बॉर्डर के पास ही है। तो जितना भी मतलब बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यूपी में है। एक नेपाल में हो गया, दूसरा बोध गया बिहार में हो गया। फिर और भी क्या है कि जो रूलर्स थे वो लोग भी कौन कौन से रूलर्स थे जो बुद्धिज्म को प्रमोट करते थे? तो एक अशोका का नाम आता है, फिर कुमार गुप्ता का कुमार गुप्ता वन था, फिर पाला रूलर्स थे। ये लोग भी ये बुद्धिज्म को प्रमोट किए हैं, तो जिसकी वजह से यूपी में ये हो गया, डेवलप हुआ। फिर मथुरा हो गया, ठीक है। तो जो मथुरा का था आर्ट था, वो मोस्टली बुद्धिज्म से रिलेटेड ही था, मथुरा आर्ट, ठीक है। तो मथुरा आर्ट का मेन फोकस बुद्धिज्म से रिलेटेड था। गौतम बुद्ध की स्टैचूज ही बनाते थे उसमें मोस्टली। फिर आता है ये क्वेश्चन, आयुष यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है कि उत्तर प्रदेश में आयुष यूनिवर्सिटी बना है तो उसके क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नेचर है, ठीक है। तो आयुष का पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए सबको। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड नेचुरोपैथी। एन जो है वो साइलेंट रहता है, आयुष में दिखता नहीं है, बट हाँ नेचुरोपैथी भी रहता है। तो ये चीजें ये याद रखना, क्योंकि ये अभी यूपीएससी में भी आ चुका है ये वाला चीज, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आयुष के ऊपर आ चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी भी उसको कॉपी करेगा ही करेगा, ठीक है। और इस पे गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फोकस है, स्टेट गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो ये इसके हायर एजुकेशन, रिसर्च और ट्रेनिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इसमें कौन कौन सी डिग्री है? बी ए एम एस है, बी यू एम एस है, बी एच एम एस है, बी एन वाई एस है। जैसे वो एमबीबीएस की डिग्रीज होती हैं तो उन्हीं के मतलब लेवल पे है, बट ये आयुष में है। वही, इस पे रिसर्च डेवलप करना है, जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल मेडिसिन है तो उनको और बेहतर बेहतर बनाया जा सके। जो मेडिसिन है जिन जो खो चुकी हैं उनको वापस ये लाया जा सके कि कैसे उनको डेवलप किया जाता था पहले। प्रमोशन ऑफ वेलनेस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जो एमबीबीएस वाले ये है, होम्यो मतलब एलोपैथी की जो मेडिसिन होती हैं वो किस पे फोकस करती हैं? क्यूरेटिव पे करती हैं, कि एक बार बीमारी होगी उसको क्योर करना। बट जो आयुष है वो किस पे फोकस करता है? प्रिवेंटिव, कि बीमारी होने से पहले ही उसको रोक दो। तो कहावत भी है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसीलिए आयुष इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीमारी होने के बाद तो ठीक है इलाज करवाना ही है, तो भाई ऑप्शन कुछ बचता नहीं है। बट अगर पहले से ही आदमी सतर्क रहे तो बीमारी ही ना हो। फिर इंटीग्रेशन विथ मॉडर्न मेडिसिन, तो अब इसे जो ये है आयुष की प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए मॉडर्न हेल्थ केयर के साथ, जैसे योगा है, योगा करोगे तो ऑलरेडी फिट रहोगे, तो फिर अगर कुछ बीमारी भी होगा तो थोड़ा उसको संभाला जा सकता है। तो वो मतलब दोनों का एक साथ मिला देने से अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर मॉडर्न लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी ताकि मेडिसिन बनाया जा सके, जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन हो गया, या फिर नेचुरोपैथी की कोई मेडिसिन है, तो वो सब सारी जो मेडिसिन है वो मतलब मॉडर्न लेबोरेटरी रहेगा तो अच्छे से बनाया जा सके ताकि इन्फेक्शन ना हो। फिर है वही प्रमोशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, क्वालिटी एजुकेशन, ताकि और ज़्यादा लोग डेवलप हो के जो जाके और ज़्यादा इलाज करने में हेल्प हो। ताकि क्या होगा कि जो हेल्थ इंडिया का जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सिस्टम है तो उससे प्रेशर भी कम होगा। वही कटिंग एज रिसर्च इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ आयुष, वही एंशियंट विजडम है उसको मतलब एक तो प्रिजर्व किया जा सके, जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत खो गया है तो उसको वापस से पहले ये रिस्टोर किया जा सके। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोग्राम, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, जैसे मेडिटेशन हो गया। अगर मेडिटेशन देखा जाए तो अभी कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है वेस्ट में, ठीक है। और हमारे इंडिया का ही खोज है ना मेडिटेशन।
तो मेडिटेशन से क्या होता है, मेंटल वेलबींग होता है। अब कोई भी मेडिसिन खा लोगे, जो मेडिटेशन से वेलबींग मिलता है ना, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आयुष पे ज्यादा फोकस। वही इंटीग्रेशन विद नेशनल हेल्थ सिस्टम, सस्टेनेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। क्योंकि जो आयुष की मेडिसिन है वो क्या प्लांट से ही बनते हैं। जैसे हमारा नीम नीम से मेडिसिन बना हुआ है, तो वो क्या है हमारे यहाँ ही होता है। और चीप मेडिसिन रहेगा तो फिर जो कोई भी पेशेंट है उसको भी देना में उसको भी खरीदने में आसानी पड़ेगी। डॉक्टर भी आराम से सजेस्ट कर सकता है कि हाँ ये मेडिसिन ले लो, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं रहेंगे। तो सस्टेनेबल है और सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करता है। क्योंकि जो एलोपैथी के मेडिसिन है उसके लिए एपीआई चाहिए होता है, जो कि एपीआई पूरा इंडिया में नहीं बनता है, चाइना से ये इम्पोर्ट होके आता है एपीआई। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा ये हेल्पफुल हो जाता है। तो लिख सकते हो कि वही एपीआई जो होता है एलोपैथिक मेडिसिन का, वो चाइना से आता है। ठीक है। तो वो क्या करता है कि हाँ इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, बट ये आयुष की मेडिसिन से क्या है वो इंडिया में बनती हैं। तो सेल्फ रिलायंस है और सस्टेनेबल है, क्योंकि वो प्लांट से डायरेक्टली ऑब्टेन किया जाता है। तो सस्टेनेबल भी है। फिर ऐसे ही एक और क्वेश्चन है कि पॉलिसी डायरेक्शंस इन द मेडिकल एंड हेल्थ केयर स्पेयर विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018। तो ये क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं एजुकेशन के पे रिलेटेड। अभी से एक क्वेश्चन देखे तो कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प के ऊपर था, जो कि एजुकेशन बेस्ड था। ये हेल्थ केयर पे बेस्ड आ गया। लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड आया था, एक्शन ऑफ एसटीएफ के बारे में कि एसटीएफ के क्या क्या सक्सेसेस रहे हैं, क्या फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा था। फिर फिर वैसे ही टूरिज्म से बेस्ड, मतलब करंट अफेयर से बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं कि हिस्टोरिकल टूरिज्म में क्या क्या चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताओ जो यूपी में है हिस्टोरिकल टूरिज्म के लिए। फिर रिलीजियस टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहेंगी। एक तो महाकुंभ अभी हुआ है और बाकी जगहों को भी पॉपुलराइज किया जा रहा है एज ए रिलीजियस टूरिज्म के लिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज है इंडिया में। ठीक है, फिर मेट्रो का भी डेवलपमेंट किया, कई मतलब सिटीज़ में डेवलप किया गया है। तो कौन कौन से सिटीज़ में डेवलप किया गया है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, ये सब मेट्रो के ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ये सब देख लेना। ठीक है, और किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो बताना, मैं अपने हिसाब से और दूसरे दूसरे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग सपोर्ट करते रहो, बस और क्या चाहिए। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।